फिर ब्लेड मनी बैग को देखकर मन ही मन सोचने लगता है, जो हार्वेल लड़ाई के बारे में कह रहा था शायद वो पूरी तरह से सही हो सकता है। फिर मनी बैग का एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हे छोटे से बच्चे, क्या तुमने नहीं सुना बॉस ने क्या कहा? वो पूछ रहे हैं, आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ है? जिसे देखकर ब्लेड कहता है, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा मोमबत्ती बेचने वाला हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी बातें सुनकर मनी बैग का आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। और वो मोमबत्तियों के ऊपर मुक्के मार के उन्हें तोड़ देता है और उन दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ होती है और उसके मुक्के मारने की वजह से मोमबत्ती हवा में उछल जाती है और जमीन पर गिरकर टूटने लगती है। वहाँ पर शांति छा गई थी और सभी के लोगों का ध्यान उसी के तरफ था कि अब आगे क्या होगा। वहाँ कुछ लड़की जेमिना और कुछ बैठे हुए कस्टमर थे जो उसे देखकर हैरान और परेशान थे, लेकिन ब्लेड किसी की तरफ ध्यान ना देते हुए जमीन पे गिरे मोमबत्ती को उठाने लगता है और कहता है, ये मोमबत्ती बहुत महंगी थी, अब ऐसा लगता है आज कोई भी मोमबत्ती बेच नहीं पाएगी। पर इस वजह से वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, छोटे से बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है? और वो उसे गाली देने लगता है। फिर ब्लेड उस लड़के से कहता है, अपने पैर को हटाओ। फिर वो लड़का कहता है, तुमने अभी क्या कहा? फिर ब्लेड कहता है, मैंने तुमसे कहा यहाँ से अपने पैर को हटाओ। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? फिर वो एक पाँव को उठाकर ब्लेड को किक मारने वाला होता है, पर ब्लेड उसकी किक को आते देखता है और बड़े आराम से नीचे झुककर अपने स्टिक को पकड़ता है और बहुत ही तेजी से उसके पैर के ऊपर स्टिक से मार देता है। उसके पाँव में स्टिक के लगने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन ब्लेड उसे गिरने का भी मौका नहीं देता और उसके चेहरे पर जोर से स्टिक से मार देता है, जिसे देखकर वहां खड़ी लड़कियां, मनी बैग के आदमी और वहां बैठे दूसरे लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही इसे देखकर मनी बैग भी हैरान हो जाता है, पर वो हल्का सा मुस्कुराता है और वो ब्लेड को देखकर सोचने लगता है कि वो सिर्फ मामूली से स्टिक से ही मेरे आदमी को हरा दिया है। और ब्लेड उस आदमी के सामने स्टिक को पकड़ के खड़ा होता है, पर ये देखकर मनी बैग के आदमी गुस्सा हो जाते हैं कि कैसे ही वो उनके साथी को उनके सामने मार सकता है, इसलिए वो ब्लेड को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर मनी बैग उन्हें बीच में ही रोक देता है और कहता है, मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया, तो गाइज मैं इसे अब से जैक कहूंगा। तो जैक कहता है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो मेरे पास सिर्फ एक हाथ है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर ज्यादा शोर ना हो। ये सुनकर ब्लेड कहता है, वैसे भी जो लोग अपाहिज होते हैं मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। उसकी बातें सुनकर जैक काफी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो अचानक से सीरियस हो जाता है और ब्लेड की ठुड्डी के ऊपर अपने हाथ के हुक को रखते हुए कहता है, इसके बाद क्यों ना हम अकेले में एक दूसरे से अच्छे से बात करें और मैं इसे देखूंगा कि मैं इस बार यहाँ से कौन से गुंडे को लेकर जाता हूँ। लगता है तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन वो गुंडे काफी ज्यादा आसानी से मर जाते हैं। फिर वहाँ पे जॉर्ज आ जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है, जैक लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है। फिर उन दोनों का ध्यान भी जॉर्ज की तरफ जाता है। फिर दिखाया जाता है जॉर्ज कुछ लोगों के साथ आ रहा होता है और वो कहता है, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम यहाँ आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए पहले से ही मांस तैयार करके रखा होता। फिर जैक कहता है, बस करो, हम दोनों एक दूसरे के इतने भी करीब नहीं हैं कि तुम मेरे आने की खुशी में ऐसा तैयारी करके रखे होते। फिर जॉर्ज कहता है, चलो ठीक है, अब हमारे मेहमान आ चुके हैं तो क्यों ना हम ऊपर जाके बात करें। फिर जैक कहता है, खाने को छोड़ दो, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ अच्छा है? फिर जॉर्ज कहता है, जब मेहमान नवाजी की बात आती है तो मसीला किसी को भी निराश नहीं करती। फिर जैक कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम ऊपर चल के ही बात करते हैं। फिर वो लोग जैसे ही यहाँ से ऊपर जाते हैं, ब्लेड एक राहत की सांस लेता है और कहता है, मैं तो लगभग मरने ही वाला था। फिर वो अपने मोमबत्तियों को देखने लगता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है, ना जाने इसमें से कितने सारे टूट गए होंगे। फिर वो उन्हें इकट्ठा करके ले जाने लगता है, तभी उसे जैक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हे राइजिंग स्टार, लगता है तुम्हारा बॉस किसी की भी तारीफ करने में पीछे नहीं हटता। मुझे लगा था मैं दूसरे के कैरेक्टर को देखने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, पर तुम जब एक बार इस मोमबत्ती के जलते हुए धुएं से थक जाओ तो तुम मेरे पास आकर मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हो। फिर ब्लेड कहता है, मुझे दूसरा काम करने का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो
वो लोग मुझे खाने, रहने और सोने की जगह देते हैं, साथ ही वो लोग मुझे पैसे भी देते हैं। फिर जैक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये चीज तुम्हारे लिए तो हम लोग भी कर सकते हैं। फिर वो जाते हुए ब्लेड की तरफ एक कॉइन को उछालता है और कहता है, ये उन मोमबत्तियों के लिए है जो मेरे आदमी ने तोड़ दिया था। फिर ब्लेड जैसे उस कॉइन को कैच करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक गोल्ड कॉइन है, जिसे देखकर ब्लेड कहता है, ये तो उन मोमबत्तियों के लिए काफी ज्यादा है। फिर जैक कहता है, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो तुम्हें इससे काफी ज्यादा मिल सकता है। उसके बाद वो अपने साथ अपने सभी लोगों को वहाँ से लेकर चले जाता है, जिसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है वो जाते समय काफी खुश था, क्या सभी चीजें यहाँ पर अच्छे से गई हैं। तभी जैमिना ऊपर खड़ी ब्लेड को आवाज दे रही होती है और कहती है, जॉर्ज तुम्हें ऊपर बुला रहा है। फिर मैं ऊपर की तरफ जॉर्ज और ब्लेड को दिखाया जाता है जो अगल बगल में ही बैठे थे और सभी लोगों का ध्यान उनके तरफ ही था। फिर जॉर्ज ब्लेड को एक डैगर देते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि मैं बाद में एक अच्छा समय देखकर तुम्हें ये दूंगा, पर जिस तरह के अभी के सिचुएशन है इसलिए मुझे ये डैगर तुम्हें जल्दी देना पड़ा, इसलिए इस चीज को अपने दिमाग में हर समय इसे बैठा कर रखना। लेकिन ब्लेड जॉर्ज को देखकर समझ गया था कि जिस तरह का इस रूम का माहौल है, जैक और उनके बीच की बातचीत बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई और ऐसा लगता है उनकी बातचीत किसी आने वाली तबाही से कम नहीं थी। उसके बाद जॉर्ज ब्लेड से कहता है, अब से तुम मोमबत्ती बेचना बंद कर दो। फिर ब्लेड कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करूं? क्या मैं आसपास से पैसे लेना चालू करूं या आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग चालू कर दूं? फिर जॉर्ज कहता है, हम लोगों को ये बात पता है कि जैक बाहर से लोगों को यहाँ लेकर आ रहा है, असल में वो लोग मर्सनरी हैं जो लोग पहले नाइट हुआ करते थे। फिर ब्लेड कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसे तुम थे। फिर जॉर्ज कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर ब्लेड कहता है, माना कि जैक के पास नंबर में कई सारे लोग हैं, पर इन सब के बावजूद भी एक फॉर्मल नाइट जो कि जॉर्ज है उससे निपटना उनके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि कभी भी भेड़ों का झुंड भेड़िया से टक्कर नहीं ले सकते। लेकिन बाहर से लाए गए नाइट्स जिनका लेवल स्वॉर्ड्समैन के बराबर है तो इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। फिर जॉर्ज कहता है, ये बात सच है कि हम लोग काफी ज्यादा नुकसान में हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जॉर्ज उससे कहता है, मैं तुम्हें सबसे पहला मिशन देने वाला हूँ। फिर हमें हार्विन के बारे में बताया जाता है जो एक अपाहिज पर्सन है और उसके हाथ पांव की उंगलियां नहीं है और वो ठीक से चल भी नहीं सकता, पर उसका दिमाग तेज रहने की वजह से वो इस जगह रहना सीख गया और उसने मैथमेटिक्स सीखा और इस तरह से वो कैप्टन हूवर के लिए काम करने लगा। और ये चीज देखकर मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि अगर तुम किसी भी चीज को सीखने में काफी ज्यादा मेहनत करते हो तो वो मेहनत एक न एक दिन तुम्हें जरूर मीठा फल देगा। और वो ये सोचते हुए स्वॉर्डमैनशिप के प्रैक्टिस कर रहा था। स्वॉर्डमैनशिप मतलब तलवारबाजी। लेकिन अचानक ही उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो आवाज कहती है, स्वॉर्ड को स्विंग करने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी गलत है। जब तुम उसे स्विंग करते हो तो तुम्हें अपने एल्बो को और झुकाना चाहिए। जिस आवाज को सुनकर ब्लेड कहता है, ये आवाज फिर से आना चालू हो गई जैसे ही मैंने अपने स्टिक को स्विंग करना चालू किया। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, आज से 1 महीने पहले जब से वो ब्लैक लाइटनिंग मेरे ऊपर गिरी है तब से मुझे एक अजीब सी आवाज आना चालू हो गई है। जब मैं किसी स्वॉर्ड, स्टिक या उसके जैसे चीज को पकड़ता हूँ ऐसा लगता है मुझे किसी तलवार या स्टिक पकड़ने से पहले होली वाटर को ले लेना चाहिए। फिर वो उस आवाज को इग्नोर करने लगता है क्योंकि ब्लेड जितना उस आवाज को रिप्लाई करेगा वो उतना ही उसके कानों में गूंजेगी। फिर वो सोचने लगता है मुझे इन सब बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, ब्लेड को जो आवाज आ रही है मैं उसे सिस्टम कहूंगा। फिर ब्लेड सिस्टम की बातों को याद करता है। फिर वो अपने मन को शांत करके स्टिक की तरफ पूरा ध्यान लगाता है। फिर वो बहुत तेजी से अपने आंखों को खोलता है और सामने की तरफ एक जोरदार स्ट्राइक मारता है। और ये स्ट्राइक मारने की वजह से ब्लेड को भी ये महसूस हो जाता है कि ये पहले से काफी अलग है। पहले मैं अपने स्टिक को सिर्फ ऐसे ही घुमाया करता था, लेकिन इस बार स्विंग करने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये कोई शॉर्ट पाथ हो। फिर ब्लेड घबराते हुए सोचने लगता है, आखिर ये आवाज कैसी है जिसके वजह से मैं कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ। फिर हमें दूर अंधेरी रात का
सीन दिखाया जाता है जहां पहाड़ों पे बर्फ गिर रही थी और एक पर्सन अपने तलवार के खून को पोंछते हुए कहता है, तुम एक्सपीरियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते। इस सर्दी की हवा इतना ज्यादा ठंडी है कि मैं इसे अपने हड्डियों तक महसूस कर सकता हूँ। फिर वो किसी दूसरे पर्सन को सेंस कर लेता है और कहता है, या तो तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो या तो तुम्हारा इरादा ही बेवकूफ भरा है। फिर वो पर्सन थोड़ी आगे आता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम बाहर आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देर तक वहाँ से कोई आवाज नहीं आती। फिर वहीं पर से एक पर्सन आता है जो कहता है, क्या तुम्हें स्टिंगा हो? फिर वो दूसरा पर्सन कहता है, हाँ मेरा नाम ही स्टिंगा है। तो तुम्हारा नाम ही ब्लेड है। मुझे बताया गया था कि यहाँ पर एक गाइड आने वाला है जिसकी सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं। फिर ब्लेड स्टिंगा को लेटर देते हुए कहता है, ये लेटर मेरे बॉस ने तुम्हें देने के लिए कहा है। फिर स्टिंगा लेटर को ले लेता है और उसे पढ़ते हुए कहता है, क्या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने फाइट करने के लिए मर्सनरीज को बुलाया है जो लोग पहले नाइट्स थे? अच्छा, इसी वजह से उसे मेरी मदद की जरूरत है। फिर ब्लेड कहता है, तो ठीक है, मैं आपको वहां जाने का रास्ता दिखाता हूँ। अगर हम लोग अभी यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हम लोग 2 दिन में पहुंच जाएंगे। फिर स्टिंगा ब्लेड को देख रहा था। उसके बाद वो कहता है, मुझे नहीं लगता मैं किसी को भी बेवकूफों की तरह फॉलो कर सकता हूँ। फिर ब्लेड कहता है, मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ। फिर स्टिंगा कहता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि तुम होशियार हो, नहीं तो तुम इस तरीके से बेवकूफों वाला काम नहीं करते। जिसकी बात सुनकर ब्लेड थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, भले ऐसा भी हो, लेकिन इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें बीच रास्ते में ही पीछे से चाकू भोंक के मार दूंगा। पर इस बात को सुनकर स्टिंगा को काफी गुस्सा आ रहा होता है और ब्लेड भी गौर से उसी के तरफ देख रहा होता है। फिर वो कहता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरे पीछे पीछे अच्छे से आओ। इसके अलावा मैं अपने पहले मिशन को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। फिर स्टिंगा एक उदास भरा फेस बनाते हुए मन ही मन सोचने लगता है, मैं इसे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है और सोचने लगता है, शायद यही वजह हो सकता है जिस वजह से जॉर्ज इसे काफी ज्यादा पसंद करता है, या ये लड़का सच में उसके भरोसे के काबिल है। फिर वो लोग आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग किसी गुफा के नीचे आग जलाकर बैठे होते हैं। ब्लेड स्टिंगा की तरफ घूर घूर के देख रहा था और उसे घूरता देख स्टिंगा भी देख लेता है। तो फिर वो पूछता है, तुम मुझे इस तरह से घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या ये तुम्हारा पहली बार है जब तुमने किसी रिटायर्ड नाइट को देखा है? फिर ब्लेड कहता है, इतने करीब से हाँ, पहली बार मैंने रिटायर्ड नाइट को देखा है। फिर स्टिंगा कहता है, तब तो तुम एक कुएं के मेढक हो। फिर ब्लेड कहता है, तो तुम कहाँ से आए हो? फिर स्टिंगा कहता है, मैं डिकिया से आया हूँ। फिर ब्लेड कहता है, तब तो ये कुएं से भी ज्यादा पत्ता जगह है। फिर स्टिंगा कहता है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि तुम अपना रास्ता ना भूलो, नहीं तो मैं बीच से ही तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हें इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि नाइट इस तरह की बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए करते हैं, पर साथ ही वो खाने का सामान भी निकाल लेता है, जिससे देखकर स्टिंगा मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बीफ है, क्या तुम ये मेरे लिए भी लेकर आए हो? फिर ब्लेड कहता है, नहीं, उसने तो सिर्फ मेरे लिए ही पैक किया है। तो क्या तुमने अपने पास कुछ खाने के लिए नहीं रखा है? फिर वो अपने पास से ड्राई बीफ या सूखे बीफ निकाल लेता है। फिर दिखाया जाता है ब्लेड अपने बीफ को स्टिक्स में लगाकर पकाना चालू कर देता है, जिसके स्मेल को सुनकर स्टिंगा के मुंह से लार टपकने लगता है। फिर वो कहता है, हे बच्चे, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगे? फिर ब्लेड कहता है, अचानक से तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर स्टिंगा कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें हर एक सवाल के बदले बीफ देना होगा। ये एक ऐसा मौका नहीं है जो हर किसी को आसानी से मिलता है। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हें कितना बीफ चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो सीधा सीधा मांग लो ना। फिर स्टिंगा कहता है, नाइट की एक अपनी प्राइड होती है, वो किसी चीज को तभी ले सकते हैं जब वो उसके बदले किसी दूसरे
दूसरे चीज को दे सके। फिर ब्लेड कहता है लेकिन तुम तो रिटायर्ड हो गए हो। फिर स्टेंगा कहता है लेकिन फिर भी मैं एक नाइट हूँ। फिर ब्लेड कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है स्टेंगा। तुम्हारी उम्र क्या है? फिर स्टेंगा कहता है 42 साल। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम ऑरा का यूज कर सकते हो? फिर स्टेंगा कहता है जरा तुम्हें देखो, तुम तो सिर्फ बाहर से देखने से ही मासूम लगते हो, ज्यादातर नाइट ऑरा का यूज नहीं कर सकते, और ऑरा को असली फाइट में यूज करना एक और अलग चीज होती है। फिर ब्लेड कहता है तुम ऑरा का यूज कर सकते हो या नहीं, इसे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते। फिर स्टेंगा उसे बताना चालू करता है, जिसे सुनकर ब्लेड हैरान हो जाता है और वो अपने हाथों में बीफ को लेते हुए कहता है तुम चाहो तो सारे के सारे ले सकते हो। फिर स्टेंगा कहता है एक नाइट किसी चीज को तभी ले सकता है जब वो उसके बदले किसी दूसरे चीज को वापस लौटा सके, पर एक समय ऐसा हुआ करता था जब मैं जैसा चाहूँ वैसे कर सकता था, और मैंने कुछ ही दिन पहले जंक बीफ खाया था, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर स्टेंगा अपनी तलवार को म्यान से निकालने लगता है, जिसे देखकर ब्लेड मन ही मन सोच रहा होता है सच में मैं आज इसे देखने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है स्टेंगा अपने दोनों हाथों से शॉट को पकड़कर अपने सिर के सामने करके खड़े हो जाता है और वो अपनी दोनों आंखों को बंद कर देता है। फिर वो अपनी एक आंख को खोलता है। फिर ब्लेड कहता है तुम आखिर क्या कर रहे हो? फिर स्टेंगा कहता है इसे अपने वर्ल्ड के गहराई में सोल के अंदर से बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए बच्चे इसे काफी गौर से देखना, क्योंकि ये एक नाइट का एसेंस होता है और उसके आंखों से ऑरा रिलीज होने लगता है। फिर वो अपने शॉट के ऊपर ऑरा को रिलीज करने लगता है और वो जैसे ही अपने आंखों को खोलता है उसके आसपास से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, जिस वजह से आसपास रोशनी हो जाती है। ब्लेड उस रोशनी को देखकर सोचने लगता है तो इसे कहते हैं ऑरा। फिर दिखाया जाता है स्टेंगा की शॉट जो ऑरा से कवर होती है, जिसे देखकर ब्लेड भी बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग सवार पहुंच जाते हैं। फिर स्टेंगा कहता है मुझे काफी ज्यादा बेकार सा महसूस हो रहा है, जैसे कि मैं कोई सुअर हूँ। ये अच्छा होता अगर ये थोड़ा सा सूखा होता तो क्या ये अच्छा होगा कि मैं एक नाइट के जगह सुअर के जैसे लगूं? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मेरी एक नाइट की प्राइड है, आखिर मुझे इस नाले से जाने की क्या जरूरत है? फिर ब्लेड कहता है तुम्हें यहाँ लाना काफी बड़ा सीक्रेट है, इसलिए मुझे ये कहा गया था कि मैं तुम्हें पीछे के रास्ते से लेकर आऊं। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं तुम्हारे लिए नहाने की तैयारी कर दूंगा। फिर वो लोग नाले को पार कर लेते हैं और कुछ देर आगे चलने के बाद स्टेंगा कहता है मुझे ये जगह काफी ज्यादा शांत लग रही है जो मुझे परेशान कर रही है। फिर ब्लेड कहता है ये इस वजह से है क्योंकि अभी रात का समय है। फिर कुछ देर आगे आने के बाद स्टेंगा कहता है क्या ये जगह रोज इसी तरह से इतना ज्यादा शांत रहती है? फिर ब्लेड कहता है नहीं, ये जगह रोज ऐसे शांत नहीं रहती, लगता है इस जगह फाइट हुई है। फिर जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं सामने का नजारा देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कई सारे मरे हुए लोगों की लाशें बिखरी पड़ी होती है। फिर ब्लेड कहता है लगता है हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें पीछे के गेट का रास्ता बताता हूँ जिसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ मेंबर ही जानते हैं। फिर स्टेंगा कहता है तो तुम क्या करने वाले हो? अभी के लिए यही अच्छा होगा कि मैं सीधे मेन गेट से जाऊं, हमारे अलग अलग हो जाने से लोगों का हमारे तरफ ध्यान कम हो जाएगा। चलो अब हम बाद में मिलते हैं। फिर ब्लेड बहुत तेजी से वहाँ से चले जाता है। फिर वो उसी मेन गेट के बाहर के सामने आ जाता है जहाँ फिर ब्लेड गेट खोल के अंदर जाता है और वो हाँफते हुए सामने देखता है और दिखाया जाता है वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। फिर जॉर्ज ब्लेड को देखकर कहता है तुम सेफ हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैक ने पहले ही अपने लोगों के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया और जैसे मैंने उम्मीद किया था उसके पैसों से बुलाए हुए मर्सनरी एक अलग ही लेवल पर हैं। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हारी हालत ठीक है? फिर जॉर्ज कहता है मैं यहाँ काफी लंबे समय से लड़ रहा था और मैं एक ऐसे मर्सनरी से लड़ा जो एक नाइट के लेवल का था, जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई।
पर आखिर में मैंने उसे हरा दिया। फिर वो कहता है पर इन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम उसे लाने में यहाँ कामयाब हो गए। फिर ब्लेड कहता है हाँ मैं उसे लेकर आया हूँ, पर मेन गेट पर कुछ लोग थे इसलिए मैंने उसे पिछले गेट का रास्ता बता दिया था। वो कुछ ही समय में यहाँ पर आता ही होगा। फिर जॉर्ज कहता है तब तो ये काफी अच्छा मौका है, हम कल जैक के ऊपर जाकर अटैक कर सकते हैं और कल हम इस फाइट को पूरी जड़ से ही खत्म कर देंगे। फिर जॉर्ज स्टेंगा के बारे में पूछता है कि वो कैसे है, क्या वो पूरी तरह से ठीक है। फिर ब्लेड कहता है वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था और वो साथ ही साथ हेल्थी भी लग रहा था। फिर जॉर्ज कहता है लगता है उसने अपने वेट को कम कर लिया है, खैर लंबी जिंदगी जीना है तो अपने तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर ब्लेड कहता है और वो नाइट की तरह ऑरा को भी यूज कर सकता है, मुझे पूरा यकीन है कल हम उनका पूरा सफाया कर देंगे। लेकिन उसके बाद सुनकर जॉर्ज हैरान हो जाता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा। इतने में ही स्टेंगा वहाँ पर आ जाता है, जिसे महसूस कर ब्लेड कहता है लगता है वो यहाँ पर आ गया है। फिर जॉर्ज कहता है क्या उसने सच में ऑरा का यूज किया था। फिर ब्लेड कहता है मैंने खुद अपने आंखों से उसे ऑरा का यूज करते हुए देखा था। फिर जॉर्ज अपने स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है और घबराते हुए कहता है जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि स्टेंगा एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी ऑरा का यूज कर ही नहीं सकता। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी उसके पीछे से दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से वो पर्सन आता है जो इतने लंबे समय से स्टेंगा बनने का नाटक कर रहा था, जिसे देखकर जॉर्ज कहता है तुम काफी ज्यादा दूर आ गए हो। फिर वही स्टेंगा बनने का नाटक करने वाला पर्सन कहता है हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना जॉर्ज।